हेलो एवरीवन। सो Q3 का बिजनेस अपडेट डिस्कस करेंगे कुछ लेंडर्स के ऊपर। तीन बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, उज्जीवन, एक्विटास एंड उत्कर्ष। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस का मार्केट लीडर सीए ग्रामीण, सो इनका भी Q3 का अपडेट आया है। चारों लेंडर का कैसा आउटलुक लग रहा है इस पर डिस्कशन करेंगे। तो उज्जीवन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो Q3 का डिपॉजिट बुक ग्रोथ देखें अगर हम उज्जीवन में, तो 22% का डिपॉजिट बुक ग्रोथ आया है कंपनी का। Q1Q लेवल पे भी अच्छा ग्रोथ है 7.5% का। एंड लास्ट 1-2 साल अगर आप देखोगे ना, तो एक्सक्लूडिंग एयू बैंक, क्योंकि वो तो इस पे पहले से अच्छा कर रहा है, लेकिन उज्जीवन को अगर हम बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के साथ में कंपेयर करें तो उज्जीवन ने अपने डिपॉजिट वाले पार्ट पे बहुत अच्छा काम किया है। एक तो आप कासा रेशियो देखो, बैंक का इंप्रूव हुआ है, 27% पे आ गया है, स्टेबल है, अब ज़्यादा इसमें डी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा। दूसरा, सीडी रेशियो भी बैंक का 80s के अंदर है। बहुत सारे ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जिनका सीडी रेशियो अभी 90s में है। अब उनको क्या डिसएडवांटेज है, उज्जीवन को क्या एडवांटेज है यहाँ पे? तो जैसे हम देख रहे हैं कि सेक्टर का आउटलुक इंप्रूव हो रहा है, डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है आने वाले क्वार्टर्स में मिड टीन हाई टीन की तरफ जाएगा। तो वहाँ पे उज्जीवन के पास में ना, मतलब ये एडवांटेज है कि कंपनी काफी एग्रेसिवली लोन दे सकती है, क्योंकि सीडी रेशियो कंपनी का 80s के अंदर है। मार्केट शेयर ये ज्यादा गेन कर सकते हैं। जो बैंक्स हैं बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक जिनका 90s में है सीडी रेशियो, उनको अपने सीडी रेशियो को मेंटेन करना पड़ेगा, वो इतना एग्रेसिवली लैंड नहीं कर पाएंगे, यानी उस ग्रोथ का वो ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो ये एक एडवांटेज है उज्जीवन के पास में। देन इस क्वार्टर में भी अब इनका लोन बुक ग्रोथ देखें हम तो 22% है। इनका पूरे साल का गाइडेंस भी यही है, 20 से 25% का। माइक्रो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक और अच्छी चीज़ है कि बैंक का Q1Q इसमें 4.5% के आसपास की लोन बुक ग्रोथ आई है। अब पहले हम देखते थे कि एसेट क्वालिटी किसका इंप्रूव हो रहा है। लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कि डिसबर्समेंट कुछ कुछ लेंडर्स का थोड़ा बहुत पिकअप करना स्टार्ट किया। फाइनली इस क्वार्टर में हमने L&T फाइनेंस को अभी तक डिस्कस किया एंड उज्जीवन को हम देख रहे हैं। दोनों की माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उज्जीवन का पूरे साल का टारगेट है कि माइक्रो फाइनेंस को 7 से 8% के रेट पे ग्रो करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग बैंक का इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस भी है। फिर बाकी जो इनके सिक्योर्ड बुक्स हैं, हाउसिंग हो गया, एमएसएमई है, गोल्ड लोन वगैरह है, उनमें भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। सिक्योर्ड बुक का अगर आप टोटल मिक्स देखोगे तो अब 49% हो गया। लास्ट क्वार्टर में ये 47% था। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उज्जीवन का ना जो बुक मिक्स चेंज हो रहा है अभी, पहले 1-2 साल पहले आप देखोगे तो इनका 65-70% ये अनसिक्योर्ड होता था, लार्जली माइक्रो फाइनेंस, बाकी 30-35% सिक्योर्ड होता था। अब बैंक का टारगेट है कि अगले 1-2 साल के अंदर, ऑलरेडी वो फेज चल रहा है बैंक का, प्लस आगे 1-2 साल में इनका टारगेट है कि 65-70% हमको सिक्योर कर देना है, बाकी 30-35% अनसिक्योर्ड रहेगा, यानी बुक मिक्स चेंज हो जाएगा आपका। तो इसमें मार्केट में ऐसा परसेप्शन है कि क्योंकि इनमें से ज़्यादातर जो इनकी सिक्योर्ड बुक्स हैं, जैसे माइक्रो मॉर्गेज ले लो आप, या फिर गोल्ड लोन हो गया, व्हीकल फाइनेंस हो गया, ये बैंक ने अभी कुछ टाइम पहले से ग्रो करना स्टार्ट किया है। तो इनिशियली आपको ब्रेक इवन करने में टाइम लगता है, वो जो बिजनेस है वो थोड़ी देर लॉस में रहता है, कॉस्ट ज़्यादा खाता है। तो इस तरीके का परसेप्शन है कि बैंक के अर्निंग के ऊपर प्रेशर रहेगा, इनका रिटर्न रेशियो इतना इंप्रूव नहीं होगा। लेकिन इसको हमने लास्ट जब इनका एनालिसिस किया था लास्ट क्वार्टर में, हमने डिटेल में समझा था कि इनका जो सिक्योर्ड बुक प्रोडक्ट्स हैं जितने भी, उनमें से सिर्फ एक गोल्ड लोन और दूसरा आपका 2 व्हीलर फाइनेंसिंग, ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको ब्रेक इवन प्रॉफिटेबिलिटी तक जाने में 6 महीने से 12 महीने का टाइम लगेगा, यानी आधा से 1 साल का टाइम लगेगा। इसके अलावा बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली जो इनका हाउसिंग बुक है, वो तो बैंक पिछले 7-8 साल से कर रहा है, तो वो प्रॉफिटेबल है ऑलरेडी। और जो है आपका ये एमएसएमई हो गया, माइक्रो मॉर्गेज हो गया, जो ये एनबीएफसी को लोन देते हैं, ये सारे जो बुक हैं ये इनके FY26 के एंड तक ब्रेक इवन कर लेंगे। तो सिर्फ 2 बुक ऐसे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन भी अभी काफी कम है बाकी ओवरऑल बुक में आप देखोगे। इसीलिए इनकी मैनेजमेंट ने ROA का भी काफी कॉन्फिडेंटली गाइडेंस दिया है कि मीडियम टर्म के अंदर, मतलब 2-3 साल के अंदर, जो इंडस्ट्री का एवरेज ROA है उसके आसपास हम पहुंच जाएंगे, यानी 1.7 से 1.8% का ROA ये बैंक टारगेट कर रहा है। फर्स्ट हाफ में इनका ROA 1% के आसपास था, तो उसमें हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम इनका डिसबर्समेंट में ग्रोथ देखें तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा अपडेट है। माइक्रो फाइनेंस में आप देखोगे तो Q1Q 11% की ग्रोथ है बैंक के डिसबर्समेंट के अंदर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा था डिसबर्समेंट इनका MFI में 10% से ग्रो किया था। अब उस 10% के बेस के ऊपर फिर से इस क्वार्टर में 11% की ग्रोथ है। मतलब उज्जीवन अपने पार्ट पे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि हमें अब एग्रेसिवली MFI के अंदर ग्रो करना है। वाई तो आपको ये जो 71% का ग्रोथ दिख रहा है डिसबर्समेंट में, ये सही पिक्चर नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर एक वो लो बेस इफेक्ट था, इन्वायरमेंट इस तरीके से था कि कोई भी लेंडर लोन दे नहीं रहा था उस टाइम पे, तो वाई आपको ग्रोथ ज़्यादा ही दिखेगा। लेकिन Q1Q हाई बेस के ऊपर वापस 10-11% का ग्रोथ, ये एक काफ़ी अच्छा आउटलुक दे रहा है पूरे माइक्रो फाइनेंस साइकिल के लिए। एसेट क्वालिटी अगर हम देखें तो ये तो ऑब्वियसली इंप्रूव हो ही रही है। ग्रॉस NPA आप देखोगे तो हर एक क्वार्टर में बैंक का नीचे की तरफ आ रहा है, इंप्रूवमेंट चल रहा है उसके अंदर। प्लस कलेक्शन एफिशिएंसी भी अगर हम देखें माइक्रो फाइनेंस बुक के अंदर तो अब 99.7% की हो गई है।
सो माइक्रो फाइनेंस साइकिल में जब बहुत अच्छा टाइम चलता है ना, तब आप देखोगे सारे लेंडर्स का जो एवरेज कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 99.5 से 99.7% के बीच में होता है। उज्जीवन का इस क्वार्टर में एग्जैक्टली हमको वही रेंज दिख रहा है। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर तीनों में आप देखोगे तो जो ऑल टाइम बेस्ट आपका कलेक्शन एफिशिएंसी होना चाहिए इस बिजनेस में, उज्जीवन बिल्कुल उसके आसपास पहुंच गया है। तो यानी उज्जीवन के लिए हम एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि बेस्ट टाइम माइक्रो फाइनेंस का इनके लिए स्टार्ट हो चुका है। बाकी पूरे साल का इनका टारगेट है कि आरओई ये 10-11% का टारगेट कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ में इनका आरओई आया था 7% का, यानी सेकंड हाफ में 13-14% का आरओई होगा। तो मतलब वही जो हमने लास्ट एनालिसिस में डिस्कस किया था कि H2 की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है उज्जीवन की, और वही इन्होंने गाइडेंस भी दिया है। तो अच्छा अपडेट है। बस एक वो अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा पर्सनल व्यू है, आपको ऑफकोर्स अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग देखना है। वैल्यूएशन मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता उज्जीवन का। 1.8 1.9 का प्राइस टू बुक है। क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इन सारी चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया था जब बहुत चैलेंजिंग टाइम चल रहा था, तो माइट भी इंडस्ट्री ने उसको देखते हुए मार्केट ने थोड़ा सा इसको पहले रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। अभी प्राइस टू बुक 1.8 1.9 का है, तो यहाँ से वैल्यूएशन रीरेटिंग का स्कोप इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखता है नियर फ्यूचर को अगर हम देखें। ऑफकोर्स अर्निंग आपकी बढ़ेगी, रिटर्न रेशियो इंप्रूव होंगे तो मार्केट रिवॉर्ड करेगा, लेकिन बाकी सारे ऑप्शंस बहुत है एनबीएफसी स्पेस में, बैंकिंग स्पेस में, तो वो एक थोड़ा सा पॉइंट है। लेकिन बैंक का अपडेट काफ़ी अच्छा आया है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं एक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक को। इनको भी हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था, इनका भी इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो गया था लास्ट क्वार्टर में। उज्जीवन से कुछ पैरामीटर्स पे ये लैग कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इनका लास्ट क्वार्टर का अपडेट अच्छा आया था। Q3 का अगर हम इनका बिजनेस अपडेट देखें, हाँ, लोन बुक हमको दिखता है इसमें 15-16% से ग्रो हुआ है एक्विटास का वाई लेवल पे। इनका पूरे साल का टारगेट भी यही है, 15% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है इन्होंने, तो उसी के आसपास नंबर है। इनमें भी एक ये अच्छी चीज़ लग रही है माइक्रो फाइनेंस को देखते हुए कि Q1Q इनका 52% से MFI का बुक ग्रो किया है। तो बिल्कुल वो ट्रेंड हमको क्लियरली दिख रहा है कि डिमांड वापस आ रही है ग्रोथ की अब MFI के अंदर। फिर डिपॉजिट में 7% के आसपास की ग्रोथ है, यहाँ पे ये उज्जीवन को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कासा रेशियो इनका 30% जरूर है, लेकिन ये एक टाइम पे 35 से 40% के रेंज में होता था। तो कासा रेशियो कुछ क्वार्टर से अगर हम देखें तो इनका कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है। कॉस्ट ऑफ फंड में इंप्रूवमेंट है YoY Q1Q, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटास का जो ये NII है, नेट इंटरेस्ट इनकम, उसमें हमको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा इस क्वार्टर के अंदर। देन CD रेशियो आप देखो 93% पहुंच गया एक्विटास का। पहले ये 80s में था क्योंकि बैंक का ये लोन बुक ग्रो नहीं कर रहा था। लास्ट क्वार्टर में भी लोन बुक में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं थी। इस क्वार्टर में जैसे ही लोन बुक ग्रोथ हुआ इनका 15-16% और डिपॉजिट ग्रोथ आपका सिर्फ 7%। ये सिर्फ 7% ग्रोथ इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अपना जो सेविंग रेट पे ये पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते थे, उसको इन्होंने कट किया है। तो माइट भी उसकी वजह से कस्टमर का इंटरेस्ट इतना आया नहीं इनके डिपॉजिट्स के अंदर, जो कि एक नेगेटिव साइन है अगेन। तो हमको दिख रहा है CD रेशियो आपका सीधे 93% पहुंच गया है। तो ये एक्विटास को मैनेज करना पड़ेगा आगे चल के। फिर एसेट क्वालिटी अगर हम देखें तो यहाँ पे इनका भी बहुत अच्छा अपडेट आया है, चाहे आप एक्स बकेट देखो या 1 to 90 का DPD का बकेट देखो। लास्ट 9 मंथ्स में हर एक मंथ में हमको दिख रहा है कि ये नंबर इंप्रूव हो रहा है। लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें सितंबर की, तब 5.3% का इनका 1 से 90 DPD का बकेट था। अब आप देखोगे तो 2.7% है, मतलब बिल्कुल हाफ हो गया सितंबर के कंपैरिजन में। तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड है इनका। फिर इनके जो दो मेन स्टेट हैं तमिलनाडु और कर्नाटका, लगभग 60% बैंक का लोन जो है वो इन्हीं दोनों स्टेट के अंदर आता है। तो तमिलनाडु तो वैसे ठीक चल रहा था, लेकिन कर्नाटका का वो ऑर्डिनेंस आ गया था, उसकी वजह से बीच में प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अब इसमें भी हमको हर एक मंथ में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल अच्छा अपडेट है एक्विटास का। ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी सारी चीज़ें ठीक है, एसेट क्वालिटी भी अच्छा आया है, लेकिन एक्विटास का एक चीज़ हमको देखना है कि बैंक का जो ग्रोथ है वो आगे कितना ये इंप्रूव कर पाते हैं, क्योंकि इनका वैल्यूएशन आपको दिखेगा कि 1.2 1.3 का प्राइस टू बुक है। उज्जीवन इसके कंपैरिजन में 1.8 1.9 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्विटास का डील अट्रैक्टिव हो जाता है, एक्विटास बेटर बेट बन जाता है एज कंपेयर टू उज्जीवन, क्योंकि बहुत सारे मैट्रिक्स पे जब आप कंपेयर करोगे ना इन दोनों को, तो एक्विटास काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म करता है। एक तो जैसे ग्रोथ की हम बात कर ही रहे हैं, उज्जीवन 20-22% पे ग्रो कर रहा है, एक्विटास का अब जाके 15-16% का ग्रोथ आया है। दूसरा आप देखोगे मार्जिन्स में बहुत बड़ा गैप है। उज्जीवन ने अपना सिक्योर्ड मिक्स चेंज कर दिया, मतलब सिक्योर्ड बुक को बढ़ा दिया, 50% कर दिया ऑलमोस्ट। फिर भी आप देखोगे उज्जीवन का जो निम है मार्जिन वो 7.8 से 8% के बीच में। एक्विटास का अगर आप मार्जिन देखने जाओगे तो लगभग 6% के आसपास आ गया, 6%। इसके कंपैरिजन में अगर मैं एक कमर्शियल बैंक को लूँ जैसे IDFC फर्स्ट बैंक, वो तो ज़्यादातर जो है वो सिक्योर लोन ही देता है, लेकिन फिर भी उसका निम देखोगे आप तो 5.8 के आसपास है। और उनकी मैनेजमेंट का टारगेट है कि इस साल के एंड तक, यानी Q4 ऑफ FY26 तक हमारा निम 6% हो जाएगा। तो एक्विटास निम पे भी काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। प्लस अगर आप कॉस्ट देखोगे
सो एक्विटास का कॉस्ट टू इनकम जो है वो 64-65% के आसपास है। अगेन अगर मैं उसको आईडीएफसी फर्स्ट से कंपेयर करूं जो 5-6 साल पुराना बैंक है, तो उनका तो समझ आता है कि सारा टैक वगैरह ब्रांच वगैरह सब पे खर्चा करना पड़ा उनको, तो अभी उनका कॉस्ट टू इनकम 70% है। बट एक्विटास का आप पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में देखोगे तो प्रोबेबली सबसे ज़्यादा कॉस्ट टू इनकम है 64-65%। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, रिटर्न रेशियो वगैरह अगर हम देखें, पिछले साइकिल का भी कंपेयर करें जब इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही थी, तब भी एक्विटास का जो आरओई है वो 13-14% तक था। उज्जीवन 20 से 25% का आरओई बनाता था। तो ये सारे चीज़ें भी हमको देखनी है वैल्यूएशन डायरेक्टली कंपेयर करने से पहले, इसीलिए मार्केट उज्जीवन को ज़्यादा वैल्यूएशन देता है। उज्जीवन को पिछले टाइम में 3 तक का प्राइस टू बुक मिला था, एक्विटास को आप देखोगे तो बेस्ट टाइम में 2.1 तक का प्राइस टू बुक मिला है। तो ये हमेशा से इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस रहा है। हाँ, ये चीज जरूर है कि एक्विटास में रेट ऑफ चेंज का जो स्कोप है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जीवन, लेकिन उसके लिए हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या मैनेजमेंट उस डायरेक्शन में स्टेप ले रहा है, क्या प्रोडक्ट मिक्स इनका चेंज हो रहा है, गोल्ड लोन पे फोकस कर रहे हैं या फिर क्रेडिट कॉस्ट को नीचे ला रहे हैं या फिर ओवरऑल कॉस्ट टू इनकम इंप्रूव हो रहा है। तो कुछ तो ऐसे लीवर्स दिखने चाहिए, तब जाके हम वो बेट कर सकते हैं कि एक्विटास का वो चीज़ें ये इंप्रूव होंगी तो आगे जाके री रेटिंग का स्कोप बनेगा। लेकिन अभी जो करंट चीज़ें हैं और जो आगे का आउटलुक लग रहा है उसके बेसिस पे उज्जीवन ही बेटर प्लेयर है एज कंपेयर टू एक्विटास। लेकिन एक्विटास का ओवरऑल बिजनेस अपडेट अच्छा है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्कर्ष के ऊपर। सो उत्कर्ष को हमने लास्ट मंथ या लास्ट क्वार्टर में, आई थिंक नवंबर में, हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। ये अगेन उस तरीके का बैंक है जिसने उज्जीवन, एक्विटास, आई थिंक सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, इवन आप एनबीएफसीज भी ऐड कर लो, काफ़ी सारे माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज को भी इसमें अगर हम इंक्लूड कर लें, सबको, पूरी इंडस्ट्री को इसने अंडर परफॉर्म किया है। इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस कुछ और चल रहा है, उत्कर्ष का परफॉर्मेंस कुछ और चल रहा था। अभी Q3 का अपडेट अगर हम देखें इस बैंक का, सो लोन बुक में अगेन ग्रोथ नहीं है, मतलब नेगेटिव ग्रोथ है, 4% की नेगेटिव ग्रोथ है लोन बुक के अंदर। माइक्रो फाइनेंस का बुक इस बैंक का 34% से डी ग्रो किया है। हमने देखा उज्जीवन हो, एक्विटास हो, दोनों का माइक्रो फाइनेंस का बुक ग्रो कर रहा है, इनका अभी भी इतना ज़्यादा डी ग्रो चल रहा है। जो सिक्योर्ड बुक है उसमें 27% की ग्रोथ है। बाकी डिपॉजिट विपॉजिट मतलब इसका कोई पॉइंट बनता नहीं है। कासा रेशियो आपका 22% है, तो कुछ खास अपडेट आया भी नहीं है इनका। एसेट क्वालिटी पे इन्होंने ग्रॉस एनपीए का कोई अपडेट नहीं दिया है। हमने देखा ही था लास्ट टाइम बैंक का 12-13% का ग्रॉस एनपीए, सबसे खराब इस एसेट क्वालिटी है इस बैंक की। अभी कलेक्शन एफिशिएंसी इनका कहना है हमारा 99% पहुंच गया है, बट वही है, एग्जैक्ट नंबर्स आएंगे तभी हमको आइडिया लगेगा कि इंप्रूवमेंट है, कितना इंप्रूवमेंट है, फ्रेश स्लिपेजेस कंट्रोल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इनकी मैनेजमेंट ने लास्ट कॉल में ऑलरेडी ये कमेंट्री दिया था कि Q3 हमारा थोड़ा बहुत सॉफ्ट ही जाएगा, जो Q4 है उससे हम इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी जब रिजल्ट आएगा किस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन आई मीन इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उत्कर्ष एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ का कि वैल्यूएशन क्यों जो है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, स्पेशली लेंडिंग बिजनेस के अंदर। लेंडिंग बिजनेस में अगर मुझे वैल्यूएशन ज़्यादा भी देना है ना, मतलब अगर मेरे को प्राइस टू बुक 4 का भी देना है, 5 का भी देना है, तो भी चलेगा। जैसे मैं बजाज फाइनेंस ले लूँ या फिर श्रीराम फाइनेंस ले लूँ या फिर चोलामंडलम ले लूँ, इस तरीके के मैं फ्रेंचाइज ले लूँ, इतने क्वालिटी फ्रेंचाइज, और ज़्यादा वैल्यूएशन पे कर दूँ तो भी मैं सेफ रहूँगा, मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न मेरा बन ही जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4-5 ईयर्स। लेकिन सस्ता लेने के चक्कर में अगर मैंने खराब जगह पे बैट कर दिया ना तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो लेंडिंग में स्पेशली वैल्यूएशन के ट्रैप में कभी भी नहीं फंसना है हमको। उत्कर्ष उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। 50-60 के लेवल पे स्टॉक पहले ट्रेड करता था, अभी आप देखोगे 13-14-15 पे आ गया है। इतने लो वैल्यूएशन पे भी मार्केट इसको ठीक ठाक पनिश कर रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस ही ऐसी है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, मतलब बायस होने वाला कोई पॉइंट नहीं है, माइंड को हमेशा ओपन रखना है हमको, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है अपने अप्रोच में। तो उत्कर्ष का अभी तो परफॉर्मेंस खराब है, डील बहुत बेकार है इसकी, लेकिन रेट ऑफ चेंज का स्कोप भी ना उत्कर्ष में सबसे ज़्यादा है। तो अगर आई मीन करंट लेवल से अगर हम बात करें कि अगर उत्कर्ष में कुछ चमत्कारिक चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें इंप्रूव होती हैं, तो आई मीन रिटर्न पोटेंशियल ना इन तीनों प्लेयर में, उज्जीवन, एक्विटास और उत्कर्ष, इन तीनों में सबसे ज़्यादा उत्कर्ष में है। लेकिन उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे लीवर्स इनके फेवर में जाने चाहिए, मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन ठीक होना चाहिए, जो बोल रहे हैं वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अगर वो होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से जो अपसाइड है वो भी उत्कर्ष के अंदर है, लेकिन अभी उसका कोई ऐसा स्कोप दिख नहीं रहा। हमको अभी चुपचाप करके ट्रैक करना है, अभी तो बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, बाकी आगे देखते हैं। अप्रोच अपना हमेशा फ्लेक्सिबल रखना है हमको। देन लास्टली बात करते हैं सीए ग्रामीण, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। तो इनको भी हमने लास्ट क्वार्टर में डिटेल में डिस्कस किया था। इनका रिजल्ट वगैरह ओवरऑल ठीक था, लेकिन दो चीज़ें हुई थी। पहला तो इनका वो जो ईसीएल फ्रेमवर्क की वजह से क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने वाला है। इन्होंने बोला इस साल भी बढ़ जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर भी जो इन्होंने गाइडेंस दिया था उसको रिवाइज कर दिया। तो क्रेडिट कॉस्ट जब आपका बढ़ेगा, इसका मतलब आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नीचे की तरफ आएगी। यानी जो इन्होंने आरओई का गाइडेंस दिया था, आरओई के का जो गाइडेंस दिया था
वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन माइनर सा। मतलब आप ये बोल रहे हो कि रिकवरी जो एक्सपेक्टेड थी वो अब थोड़ी सी स्लो हो गई है, थोड़ी सी डिले हो गई है सीए ग्रामीण के अंदर। इस क्वार्टर में क्या अपडेट दिया है इन्होंने? सो लोन बुक में ग्रोथ तो ज़्यादा नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो 2-3% के आसपास का ग्रोथ है, बट एसेट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली जो आपके फ्रेश स्लिपेजेस हैं कि फ्रेश कितने कस्टमर्स हैं जो आपकी ईएमआई डिफॉल्ट कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा मैट्रिक होता है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, सो इसमें इंप्रूवमेंट है। इसमें मंथ ऑन मंथ हमको ये जो 7-8 मंथ्स का इन्होंने डेटा दिया है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। प्लस मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि जो डिसबर्समेंट है हमारी वो मंथ ऑन मंथ 26% से ग्रो करी है दिसंबर के अंदर एज कंपेयर टू नवंबर। तो यानी कि पूरे क्वार्टर में ग्रोथ नहीं आई है, 2-3% की ग्रोथ है, लेकिन जो दिसंबर एंड किया इन्होंने उसमें इन्होंने एग्रेशन दिखाना स्टार्ट किया, उसमें ग्रोथ पिकअप होनी स्टार्ट हुई है, तो ये एक अच्छा अपडेट है। फिर इनका लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था महाराष्ट्र में थोड़े से ना स्लीपेजेस बढ़ गए थे, तो वो मतलब नेगेटिव नहीं था, लेकिन इसकी वजह से इनको हल्का सा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ाना पड़ा था, प्रोविजन एक्स्ट्रा करना पड़ा था, मे बी मानसून वगैरह की वजह से। अब इस क्वार्टर में क्या अच्छा अपडेट आया कि आप सारे स्टेट्स को देखोगे, एक तो कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये 70-80% लोन बुक इनका इन्हीं तीनों स्टेट से आता है, तो इन तीनों में तो इंप्रूवमेंट है ही। प्लस एमपी भी देख लो, यूपी बिहार भी देख लो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस था एमएफआई में, वहाँ भी इंप्रूवमेंट है, और जो उनके अदर स्टेट्स हैं सब में 15+ वाला जो बकेट है हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको देखिएगा 0+, 30+ इंप्रूव हो रहा है, बट 60+, 90+ जो है उसमें इंक्रीज हुआ है। इसमें 3.1 से 3.4% हो गया, 90+ यानी एनपीए भी बढ़ गया, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये कंसर्न नहीं है। क्यों कंसर्न नहीं है? क्योंकि हमको इंडस्ट्री का नेचर समझना पड़ेगा। सो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में आप देखोगे ना, इसको हम बोलते हैं रोल फॉरवर्ड। तो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में क्या होता है, 15+ जो है, आई मीन अगर आपका कस्टमर 15 दिन से ज़्यादा हो गया, 2 वीक हो गया, उसने ईएमआई डिफॉल्ट कर दी, ईएमआई वो पे नहीं कर रहा, तो इस इंडस्ट्री में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि अब वो जाके आगे 30+ बकेट में जाएगा, 60+ में जाएगा, एंड देन इवेंचुअली आपका एनपीए बन जाएगा। क्योंकि कस्टमर के आई मीन आपने कोई कोलैटरल नहीं रखा है, कोई प्रॉपर्टी उसकी आपके पास में नहीं है, और क्योंकि कस्टमर जो है वो उसका जो इनकम है, कैश फ्लो है, वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो उसकी इनकम मिस हो जाती है, वो ईएमआई अपनी डिफॉल्ट करने लग जाता है, तो बहुत हाई चांस होता है कि 15+ एक बार उसने क्रॉस किया तो वो आपका एनपीए वाले बकेट के अंदर बहुत आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसी को कंपेयर करोगे जैसे जो सिक्योर्ड बिजनेस होते हैं, जैसे एमएसएमई हो गया, या फिर आपका होम लोन वाले बिजनेस हो गया, जब इंडिया शेल्टर और एसबीएफसी को जब हम डिस्कस करते हैं, उनका 30+, 60+ हमको दिखता है कि हर एक क्वार्टर में बढ़ रहा है, बट एनपीए का नंबर नहीं बढ़ता, क्योंकि वहाँ पे जो कस्टमर का माइंडसेट है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। कस्टमर का उसका खुद का जो घर है, प्रॉपर्टी है, वो बैंक के पास में है, लेंडर के पास में है, तो वो मेक श्योर करता है कि जो भी थोड़ा बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको वो मैनेज करे, लेकिन एनपीए की बकेट में ना जाए, तो वहाँ पे प्रायोरिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। सो इसीलिए इस इंडस्ट्री में जो आपका 15+ का बकेट है वो काफ़ी सही मैट्रिक है ये देखने के लिए कि इंक्रीमेंटल एसेट क्वालिटी कैसे रहने वाली है लेंडर की, तो उस पार्ट पे अच्छा अपडेट आया सीए ग्रामीण का। सो ग्रोथ भी धीरे धीरे हमको दिख रहा है, डिस्बर्समेंट में 26% का ग्रोथ है मंथ ऑन मंथ, तो और पूरे साल का आई थिंक इनका 18-20% का गाइडेंस है, तो ओवरऑल अच्छा अपडेट है। सीए ग्रामीण का बस वो वैल्यूएशन का वही सेम उज्जीवन वाला 3 के आसपास का प्राइस टू बुक है, और प्लस एक और चीज़ जो हुई है लास्ट क्वार्टर में कि क्रेडिट कॉस्ट का इन्होंने गाइडेंस हल्का सा बढ़ा दिया है, आरओई इंप्रूव होगा, लेकिन उस पेस से नहीं होगा जो पहले एक्सपेक्टेड था, तो रेट ऑफ चेंज का जो स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो हो गया, तो वो खराब लगता है। और इसके कंपैरिजन में आई मीन अरमान को आप देखो, मुथूट माइक्रो फाइनेंस को देखो, तो ये सारे और अदर ऑप्शंस हैं, तो बस एक वो पॉइंट है, बाकी ओवरऑल अपडेट अच्छा आया है उज्जीवन का। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था इन चारों प्लेयर्स के ऊपर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई थिंक आप में से किसी का क्वेरी था कि अगर मेरे को ये एमएफआई साइकिल प्ले करना है तो क्या इसका कोई ईटीएफ या म्यूचुअल फंड वगैरह है? सो ईटीएफ एमएफ तो नहीं है कोई इसका स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का, लेकिन आई बिलीव कि जिसको ईटीएफ के थ्रू प्ले करना है वो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहता, मतलब अपना ज़्यादा एक्सपोजर आप नहीं रखना चाहते एमएफआई के अंदर, तो एक बेटर अप्रोच ये हो सकती है, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हम डिस्कस करें कि क्या अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं रिस्क को और मैनेज करने के लिए। तो एक बेटर अप्रोच इसमें ये हो सकती है कि आप थोड़ा सा ना डाइवर्सिफाई कर दो, मतलब रादर देन कि आप एक ही प्लेयर के ऊपर पूरा बेट करो एमएफआई साइकिल को प्ले करने के लिए, आप 2-3 लेंडर्स में ना डाइवर्सिफाई कर सकते हो। और 2-3 लेंडर कौन से होने चाहिए? एक तो ये हमको मेक श्योर करना है कि लेंडर का पास का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी स्ट्रांग हो, जैसे सीए ग्रामीण है, तो अगर मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना तो वैल्यूएशन इसका ज़्यादा भी है, 3 के आसपास का भी प्राइस टू बुक है, फिर भी सीए ग्रामीण एक अच्छा सेफ बेट है मेरे लिए, क्योंकि क्रॉस साइकिल अगर आप इनका आरओई देखोगे तो इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है और मार्केट लीडर है, तो ये सारी परफॉर्मेंस इनकी अच्छी है। सीए ग्रामीण हो गया उस कैटेगरी में। अरमान को आप
आप देखोगे वो भी सेम कैटेगरी के अंदर आता है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस भी उस कैटेगरी में है, और एक और एडवांटेज है मुथूट का कि जो उनकी जिस ग्रुप की वो कंपनी है तो उसका भी एक सपोर्ट मिलता है इनको, तो वो भी एक एडवांटेज है। प्लस इसके साथ में मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी ऐड कर सकता हूँ थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन के लिए। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में जैसे हमने डिस्कस किया जीवन, तो वो एक अच्छा बेट हो सकता है। एक्विटास क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक्विटास का जो MFI का बुक है ना वो 10-9% के आसपास आ गया है। उज्जीवन का ये नीचे जरूर जाएगा, लेकिन स्टिल मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 35-40% हमारा अनसिक्योर्ड रहेगा। तो उज्जीवन में माइक्रो फाइनेंस प्ले करने का जो एलोकेशन है वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू एक्विटास। और उत्कर्ष ने तो अपना अलग ही कांड किया हुआ, तो उसको तो अभी पिक्चर से हटा दें। तो इस तरीके की अगर हम अप्रोच रखें तो भी मैं थोड़ा सेफली प्ले कर सकता हूँ। या फिर अगर मुझे स्मॉल फाइनेंस बैंक में नहीं जाना है, तो हमने जो उस दिन डिस्कस किया था L&T फाइनेंस, जो कि एक डाइवर्सिफाइड NBFC है। सो उनका कहना है कि MFI हम प्ले करेंगे, मतलब जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ रहा है, डिमांड इंप्रूव हो रही है, तो हम लेंड करेंगे, लेकिन बहुत एग्रेसिवली नहीं करेंगे। हम सिर्फ 18-20% के रेट से अपने MFI बुक को ग्रो करेंगे। तो मतलब वो एक डाइवर्सिफाइड NBFC है, बड़ा NBFC है, और वहाँ पे मुझे सेफ्टी भी मिल रही है, प्लस मैं थोड़ा बहुत साइकिल को भी प्ले कर सकता हूँ। तो ये भी एक अप्रोच हो सकती है, मतलब इनमें से 2-3 प्लेयर के साथ में मैं इस पूरे साइकिल को प्ले कर सकता हूँ। बाकी मैं पर्सनली पूरे लैंडिंग स्पेस के ऊपर बहुत बुलिश हूँ अभी। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अगर ये लैंडिंग स्टॉक्स को देखोगे ना, फाइनेंशियल स्टॉक्स को देखोगे, तो ये एक्चुअली में इनमें बड़ा रनअप आया नहीं है, बहुत टाइम से नहीं आया है। एक वो 2002-2003 से लेकर के 2007-8 तक का जो टाइम था, 3-4 साल का, तब जो हमने रैली देखी थी PSU बैंक्स के अंदर, प्राइवेट बैंक्स के अंदर, उसके बाद से उस तरीके की रैली हमको देखने को नहीं मिली। ऑफ कोर्स बीच का जो 10-12 साल था तब तो बैलेंस शीट ही बहुत ख़राब थी, मतलब चाहे आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का वो सारा घपला वपला देख लो, पावर कंपनीज के साथ में जो इनका वो घपला हुआ, वो सारा इशू था। लेकिन अभी आप देखोगे ना, अराउंड कोविड के आसपास इन सारे लैंडर्स का जो बैलेंस शीट है वो बहुत क्लीन हो चुका था, एसेट क्वालिटी का कोई प्रेशर नहीं था, बैलेंस शीट स्ट्रांग हो चुकी थी, कैपिटल वगैरह इन्होंने रेस किया हुआ था। तो कोविड के बाद में जो एक बड़ी रैली आनी थी ना, वो आई नहीं। 2022-23 में थोड़ा बहुत स्टॉक चलने शुरू हुए थे, फिर आपका वो रेट कट का प्रेशर हो गया, वॉर स्टार्ट हो गई, तो मतलब लैंडिंग स्पेस को एक क्लियर कट 2-3 साल का रनअप मिला नहीं है। इसलिए आप देखोगे वैल्यूएशन सपोर्ट बहुत अच्छा है काफ़ी सारे लैंडर्स के अंदर। और जैसे इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि डिमांड इंप्रूव हो रही है, गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, कंजम्पशन का डेटा अगर आप देखोगे Q3 का ओवरऑल, ऑटो में जो डिमांड है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग लीवर सपोर्ट कर रहे हैं कि बैलेंस शीट आपकी क्लीन है, कैपिटल आपके पास में है, अब आपको ग्रो करना है। तो और उसके साथ में वैल्यूएशन सपोर्ट तो है ही। तो इसलिए 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंडिंग स्पेस के ऊपर पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। और हमने वो 2-2.5 महीने पहले डिस्कस भी किया था कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का ये सबसे बेस्ट टाइम है, स्पेशली ये जो लैंडिंग स्पेस है और जो आपका ऑटो स्पेस है, ऑटो एंसिलरी, उसके लिए मेरे को एलोकेशन थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा रखने के बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ में और जो आपके सेक्टर्स हैं, जैसे फैशन रिटेल हो गया, रिटेल ज्वेलरी हो गया, ये तो पूरी स्ट्रक्चरल थीम है, इनमें तो डिमांड अभी भी है, एक्सपेक्टेड है 3-4-5 साल वो सेक्टर अच्छा करेंगे। लेकिन नियर टू मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगला 2 साल 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंडिंग प्लस ऑटो एंसिलरी ये एक बहुत अच्छी थीम है, जहाँ पे एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशन सपोर्ट प्लस ग्रोथ। तो ये है ओवरऑल डिस्कशन। बाकी ट्रैकिंग हम कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।